नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं शिव वर्मा चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। 21 में क्या बोला है बेटा? एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसकी मास दे रखी है और एज लेंथ दे दिया है ना। तो ये इस तरह से क्यूबिकल ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। एज लेंथ कितना है इसका? ए है, ठीक है। मास इसका दे दिया है कितना? एम। रफ इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब फ्रिक्शन भी लग सकता है। तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लग रहा होगा? ऑब्वियसली ऊपर की तरफ लग रहा होगा, अगर स्लाइड कर रहा है नीचे। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। इंक्लिनेशन दे दिया है कितना? थीटा। और बोला है क्या? यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आ रहा है। वी क्या है? कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो आपसे पूछा है क्या? फाइंड द टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अबाउट इट्स सेंटर। तो सेंटर के अबाउट क्या करना है? टॉर्क निकालना है नॉर्मल फोर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक तो क्या लग रहा होगा? फोर्सेस की अगर बात करें, एक तो लग रहा होगा कौन सा? फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना। कांटेक्ट फोर्स है ना, फ्रिक्शन जो लग रहा होगा, इस तरह से हमने दिखा दिया। एक तो लग रहा होगा क्या? एम जी। तो एक तो एम जी लग रहा होगा नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कहाँ से होगा? इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे होगा? सेंटर पे, एग्जैक्टली। फ्रिक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो डिपेंड करता है सरफेस पे होगा, है ना। इस तरह से होगा, पैरेलल टू द सरफेस होगा। सेंटर पे इसको हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल। अब नॉर्मल कहाँ पे होना चाहिए, है ना। मतलब एक और जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, वो कहाँ पे होना चाहिए? क्या वो एग्जैक्टली सेंटर से होगा या कहीं और से होगा? तो वो देखना पड़ेगा कहाँ से होगा। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट वी स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। सबसे पहले तो एम के दो कंपोनेंट होंगे बेटा। एक तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा। तो एम के दो कंपोनेंट कौन से हो गए? एम जी कॉस थीटा, एंड इधर क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब नॉर्मल लग रहा होगा, कहीं ना कहीं पे लग रहा होगा, मुझे नहीं पता अभी कहाँ से लग रहा है, कहाँ से पास कर रहा है, मुझे नहीं पता अभी। मैंने अभी ऐसे ही सिंपली ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हम लोग अभी पता करना चाहते हैं क्या? सिंपली फोर्सेस के बारे में पता करना चाहते हैं, ठीक है। अब सोचो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। एंड नीचे की तरफ एम का एक कंपोनेंट है, एम जी साइन थीटा, और तो कोई फोर्स है नहीं इसमें। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए ये जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है क्या? एक्सेलरेशन जीरो, चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब नेट फोर्स जीरो हो जाए। इसका मतलब जो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या आ गया? काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई बेटा? एम जी साइन थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ देखिए, वर्टिकली अगर देखा जाए तो ये वर्टिकल भी इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एन इक्वल टू, वर्टिकल का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम है, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? एम जी कॉस थीटा। एक तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये भी हो गया सर। मुझे टॉर्क निकालना है ना, टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। अब सोचो, ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देख लिया हमने, ये सारा इक्वेशन लिख लिया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से। अब आते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं, है ना, क्योंकि टॉर्क वगैरह निकालना है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या, डायग्राम को थोड़ा और बड़ा दिखाने की। ये साइड लेंथ कितना है बेटा? ए। अच्छा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूँ, तो एक तो ये हो गया एम जी, और फ्रिक्शन लग रहा होगा बेटा कहीं ना कहीं। मुझे टॉर्क किसके अबाउट निकालना है? ये सेंटर के अबाउट, सी के अबाउट। टाउ अबाउट सी, वी क्या होना चाहिए? ऑल फोर्सेस के कारण जीरो होना चाहिए, क्योंकि बॉडी क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है ना। यहाँ पर तो कांस्टेंट स्पीड था, तो नेट फोर्सेस क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब यहाँ पे देख लो, बॉडी जो है वो घूम नहीं रही। घूम नहीं रही मतलब जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे इस पर, सबके चलते टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, अबाउट सेंटर, है ना। ये सेंटर के अबाउट, हालांकि किसी भी पॉइंट के अबाउट आप निकाल सकते हो, तो वो जीरो ही आना चाहिए, है ना, इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे सेंटर के अबाउट भी क्या आएगा?
जीरो आएगा, नेट टॉर्क जीरो आएगा। अब सोचिए फोर्सेस कौन कौन से, एक तो एम हो गया, एक फ्रिक्शन हो गया, एक नॉर्मल। अच्छा, एम के चलते जो टॉर्क हो गया वो तो जीरो ही हो जाएगा यार ऑलवेज। क्यों? क्योंकि एम इसी पॉइंट से पास कर रहा है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है। तो ये आप जानते हो कि अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, तो आर परपेंडिकुलर जीरो हो जाता है मेनली। तो टॉर्क क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो ये टॉर्क तो जीरो, तो बचा कौन था, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन एंड टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल बचा। ठीक है, ये दोनों का सम जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब आप सोचो, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन की अगर बात करें बेटा यहाँ पे सी के वो, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन का निकालने जा रहे हैं अभी। फ्रिक्शन का तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये वाला होगा, है ना। भले मुझे पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं पता मुझे कि फ्रिक्शन किस पॉइंट पे लग रहा होगा एग्जैक्टली, बट मुझे ये तो पता ना कि ये पैरेलल टू द सरफेस लगेगा, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये वाला हो गया। एंड यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, है ना, तो ये आर परपेंडिकुलर का काम करेगा क्योंकि इसके अबाउट टॉर्क निकालना है। तो हम लोग सिंपल फ्रिक्शन के चलते अगर टॉर्क निकालना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग कितना लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग सिंपली। अच्छा, ये तो जीरो होने से रहा यार, ये तो जीरो होगा नहीं। इवन इसकी डायरेक्शन ही बता सकते हम लोग कैसा होगा। तो देख, फोर्स इधर की तरफ है एंड आर किधर है बेटा, नीचे की तरफ। तो आर नीचे की तरफ एंड एफ ऊपर की तरफ। तो इसका डायरेक्शन देख लो आप, आर क्रॉस एफ करोगे तो ये कौन सा हो गया, ये डायरेक्शन आप देख लो, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन भी आप देख लो एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप सोचो, दोनों का टॉर्क जीरो होना है यार, तो आप सोचो कि क्या नॉर्मल जो है सेंटर से पास करना चाहिए। सोचो, अगर नॉर्मल सेंटर से पास करता है एग्जैक्टली ऐसे, अगर नॉर्मल ड्रॉ करते जैसा कि अभी तक हम लोग ड्रॉ करते आए हैं, अगर एग्जैक्टली वैसा ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल के कारण टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। रीजन क्या होगा, सेम एम का जैसे जीरो होगा, क्योंकि इस पॉइंट से अगर नॉर्मल पास करेगा तो आर परपेंडिकुलर तो जीरो हो जाएगी। एम का जैसे आपने जीरो किया यहाँ पे, उसी तरह से नॉर्मल भी जीरो हो जाएगा। जबकि फ्रिक्शन के चलते टॉर्क जीरो नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास नहीं करके कहीं और से पास करेगा। और देखिए एक चीज़, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बाई कन्वेंशन अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लेते हैं तो क्लॉकवाइज टॉर्क को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तब आप देखिए ये जीरो तभी होगा जब फ्रिक्शन के चलते टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आया है। इसका मतलब नॉर्मल के चलते टॉर्क क्या आना चाहिए, क्लॉकवाइज आना चाहिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। अब आप देखिए लोकेशन अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ नॉर्मल का, एक तो आपने देख लिया कि यहाँ से पास नहीं करेगा, तो यहाँ से पास नहीं करेगा तो किधर करेगा, या तो थोड़ा राइट साइड से, राइट साइड एक्ट करेगा, या थोड़ा लेफ्ट साइड, है ना, मतलब क्यूमुलेटिव अगर बात करें नॉर्मल रिएक्शन की, या तो लेफ्ट साइड लगेगा इधर की तरफ। तो अब देखो, मुझे अब क्या चाहिए, इसके चलते जो टॉर्क चेन ये पता चल गया कि क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीरो करना है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके चलते क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर मान लो गलती से आपने इधर की तरफ मान लिया फॉर एग्जाम्पल, है ना, मान लो कि आपने इधर की तरफ मान लिया, तो ये क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो अगर आपने ये मान लिया कि नॉर्मल इधर की तरफ लग रहा है इस तरह से, तो ये हो गया बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपका। इसके अबाउट टॉर्क निकालना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस पे, तो ये हो गया आर एंड ये हो गया एन। आर क्रॉस एफ करोगे तो ये देखो ये कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो वो जीरो नहीं हो सकता। मतलब नॉर्मल जो है इधर भी नहीं लगेगा। अगर आपने नॉर्मल इधर कहीं पे लगाया, मान लो कहीं पे भी लगा दिया ना, यहाँ पे लगा दिया मान लो, ये वाला तो लोकेशन सही नहीं है। अगर यहाँ पे लगाया तो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आर परपेंडिकुलर, तो ये आर इधर की तरफ जाएगा बाहर की तरफ। इस बार तुमने आर क्रॉस एफ किया, एफ की जगह पे क्या हो गया एन, तो ये ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है मतलब क्लॉकवाइज आ रहा है। इसका मतलब नॉर्मल कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे लगेगा, और ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कितना, एक्स। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स। तो इसमें आपसे क्या बोला है, फाइंड, वैसे तो इसमें आपसे क्या बोला है, फाइंड द टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अबाउट इट सरफेस। तो वैसे तो टॉर्क अगर बोला जाए तो इसी के इक्वल आ जाएगा जो आपने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर किया है। बट यहाँ पे मैं फिर भी अगर यहाँ पे देखूँ तो ये डिस्टेंस वगैरह भी निकाल सकते हैं कि नॉर्मल नॉर्मल जो है किधर लगेगा, है ना। वैसे आंसर निकालने का आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा एंड साइन दोनों की क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो बेटा, अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, है ना, टॉर्क ड्यू टू अगर एन की बात करें मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये इक्वल होगा किसके,
टॉर्क ड्यू टू एफ का मैग्नीट्यूड मैं निकाल रहा हूँ, साइन तो दोनों के अपोजिट होगा, मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। और ये क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू क्या हो जाएगा बेटा, आर परपेंडिकुलर, जो भी डिस्टेंस होगा। फ्रिक्शन फोर्स अभी अभी आपने निकाला था mg sin थीटा इंटू आर परपेंडिकुलर। फ्रिक्शन के लिए आर परपेंडिकुलर ये वाला था, है ना, ये फ्रिक्शन था और ये आर परपेंडिकुलर था। ये वाला डिस्टेंस देखिए, ये पूरा ए है और ये सेंटर से कितना हो जाएगा, a/2, सिंपल है, तो a/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैसे तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये पूरा आंसर हो गया mg sin थीटा इंटू a/2 या mg(a)sin थीटा/2, ठीक है। बट यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन जो होगा एंड टॉर्क ड्यू टू एन जो होगा वो दोनों सेम होगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एन इंटू एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो कि हाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना नीचे लगेगा, ठीक है। और एन की वैल्यू तो आपको पता ही है, mg cos थीटा। तो यहाँ पे आप रख सकते हो कितना, mg cos थीटा इंटू एक्स। मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ कि कितना आ रहा है, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है ना। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, a/2, देख ले ये a/2 है, ये साइन और ये नीचे आ जाएगा कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो a/2 tan थीटा, ठीक है, a/2 tan थीटा। तो ये सब कुछ फैक्टर, सारे फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, इवन थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि बस इससे एक्सीड ना करें मैक्सिमम। ये जो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, a/2 ही हो सकती है। तो tan थीटा की वैल्यू भी आपको ऐसा रखना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना रखना पड़ेगा tan थीटा, 45 रखना पड़ेगा। 45 रखोगे मैक्सिमम तभी तो ये a/2 आएगा, अदरवाइज क्या होगा, फिर और नीचे आना चाहेगा। tan की वैल्यू और ज़्यादा रखोगे आप तो ये तो बड़ी हो जाएगी ना वैल्यू, एक्स की वैल्यू a/2 से बड़ी हो जाएगी ना, a/2 से बड़ी हो जाएगी मतलब क्या होगा, फिर वो टिल्टिंग वाला कंडीशन आ जाएगा। उसके बाद फिर मतलब इक्वल नहीं होगा, फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। तो चलिए इसका फिलहाल आंसर हम लोग मैच कर लेते हैं। तो आंसर तो यहीं पे आ गया था, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, mg(a)sin थीटा/2 सही है, mg(a)sin थीटा/2, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के साथ।